मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 बीसी में की थी और यह 185 बीसी तक चला। प्रमुख बिंदु। 1. स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में नंदवंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 2. राजधानी। पाटलिपुत्र, आज का पटना। 3. विस्तार। ये साम्राज्य वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। 4. प्रशासन। मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत और राजतंत्रीय शासन था। 5. अशोक। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। 6. पतन। 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। 7. महत्व। मौर्य साम्राज्य ने भारत में एक मजबूत और केंद्रीकृत शासन की नींव रखी, जो बाद के शासकों के लिए एक मिसाल बनी। 8. साहित्यिक स्रोत। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और 9. प्रमुख शासक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। यह वीडियो मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मौर्य राज्य वंश जो था, प्राचीन भारतीय साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज के पटना शहर के पास थी। मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य राजवंश। मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के समय, जैसा कि अशोक के शिलालेख के स्थान से दिखाया गया, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्तमान समय में पटना और बिहार है। प्रचलित भाषा संस्कृत, मगधी, प्राकृत। धर्म है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक। यानी मौर्य साम्राज्य में ये नहीं कहा गया है कि आप इसी धर्म के अनुयायी रहेंगे, केवल हिंदू हैं तो हिंदू ही नहीं, आप जिस धर्म को मानना चाहें आप मान सकते हैं। इसमें किसी को बाध्य नहीं है। सरकार चाणक्य के अर्थशास्त्र और राजमंडल में वर्णित राजतंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किए। बिंदुसार, उनके बाद अशोक महान हुए, फिर दशरथ मौर्य हुए, फिर संप्रति हुए, फिर शाली सुख हुए, देववर्मन हुए, फिर शतधन्वा हुए, प्रियद्रथ हुए और उसके बाद ऐतिहासिक लौह युग आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश के साम्राज्य का जो विस्तार था, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक खनानंद को 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की 322 ईसा पूर्व में नींव डाली थी। इस कार्य में
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त व कौटिल्य उनके अन्य नाम हैं। जो चाणक्य हैं उनके नाम अन्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में जानकारी ब्राह्मण धर्म ग्रंथों, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलती है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह साबित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता चंद्रवर्धन मौर्य थे। उनका पिपली वन में जन्म हुआ था। घनानंद ने उनकी धोखे से हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण एक गोपालक द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का गोपालक के रूप में ही राजा गुण होने का पता चाणक्य ने कर लिया था तथा उन्हें 1000 फण में गोपालक से छुड़वाया। तत्पश्चात तक्षशिला लाकर सभी विद्या में निपुण बनाया। अध्ययन के दौरान ही संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर से मिले थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई तथा उत्तरी सिंध घाटी में प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बने थे, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईसा पूर्व तक उन्होंने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गए। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य से क्रूर घनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गए। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर उनका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी मकरान, बलूचिस्तान, फेरोपिनीसडाई, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना यानी कार्लेनिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपालक था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। इनका अंतिम समय विवादित है, जो अस्पष्ट है। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर आसीन हो चुके थे। चंद्रगुप्त ने पश्चिम तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपालक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था। ग्रीक विवरण इस विजय का उल्लेख नहीं करते हैं, पर इतना कहते हैं चंद्रगुप्त यूनानी स्रोतों में सैंड्रोकोट्स नाम से और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सेल्यूकस
के कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भेंट किए थे। इतना भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया यानी हेलेना से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। सेलुकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। प्लूटार्क के अनुसार सैंड्रोकोट्स उस समय का तक सिंहासन आरूढ़ हो चुके थे। सम्राट बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। जन विजित करके बाद उनका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ, पर उसके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया। यूनानी लेखक ने इसे अमित्रोचेट्स संस्कृत शब्द है यानी अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला से लिया गया है। कहा है यह 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह हिंदू धर्म का अनुयायी था। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है। हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उनकी मां का नाम दुर्धरा था और पुराणों में वर्णित बिंदुसार के 25 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्रघात यानी दुश्मनों का संहार करने वाली की उपाधि दी जाती है, जिसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकेडिस का नाम दिया जाता है। उसने एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर यानी मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। उसे अंजीर व शराब दी गई, किंतु दार्शनिक देने से इनकार कर दिया गया। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के राजा टालेमी द्वितीय के काल में डाइनोसियम्स नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। देव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम, दूसरी बार अशोक को भेजा। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रति में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए। दिव्यादान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जिनका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया। अंततः उसने 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक ये 272 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक शासन किए। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था इनका। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उनका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उनके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने देवानाम प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलोत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटियोकस, थियोस मिस्र का टॉलमी, फिलाडेल्स मकदूनिया का एंटीगोनस, गोनातक का साइरिन, मेगास तथा एपाइरस का अलेक्जेंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र और एक बेटी को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्रा से श्रीलंका जलमार्ग से रवाना किया। पटना पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महेंद्रू घाट उसी के नाम पर
नामकृत है। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था। वह 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है, जो चंपा के एक ब्राह्मणी की पुत्री थी। ऐसा कहा जाता है कि अशोक को सिंहासन सहजता से नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। दीपवंश के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने 100 भाइयों को मार डाला। महावंश में लिखा है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की। तिब्बती बौद्ध परंपरा में तारानाथ की पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास में कहा गया है कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या की। बौद्ध कथा अशोकावदान में केवल एक भाई सुसीम की हत्या का उल्लेख है। अन्य भाइयों के मारे जाने का कोई संदर्भ नहीं है। ये विविधताएं उन विसंगतियों और अनिश्चितताओं को उजागर करती हैं जो सांप्रदायिक बौद्ध ग्रंथों द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करने में उत्पन्न हुई। अशोक का 5वां प्रमुख शिलालेख ऐसे साक्ष्य प्रदान करता है जो अशोक के भाइयों के भाग्य के बारे में बौद्ध ग्रंथों में पाए गए विवरणों का खंडन करता है, जो बताता है कि अशोक के कई भाई जीवित थे और साम्राज्य में आधिकारिक पदों पर थे। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ। दिव्यादान में उनकी एक पत्नी का नाम तिस्रक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम करुणावकी है, जो तीवर की माता थी। बौद्ध परंपरा एवं कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाकर सुसीम को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, लेकिन अशोक एवं बड़े भाई सुसीम के बीच युद्ध चर्चा है। भारत भर में जासूसों गुप्तचरों का एक जाल सा बिछा दिया गया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र करने में किया जाता था। यह भारत में शायद अभूतपूर्व था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उनके अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयी प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। इसके बाद उसका क्या हुआ यह अज्ञात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और उनके साथ उसको सत्ता का अधिकार भी मिला। मौर्य प्रशासन जो था, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसाली थी, तो दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला और उज्जैन थी। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य हो गया। ये मुख्य पद और अधिकारी हैं यहाँ के। युवराज हुआ करते थे, क्राउन प्रिंस, परिषद, काउंसिल, पौरव्य, वाहरिक, कार्मिक, कारमांत्रिक, अंतर, विशंक, गोप, कर्णिक, नायक, प्रदेष्ठा, अध्यक्ष। प्रांतीय प्रशासन थे, प्रांतीय राजधानियाँ थी। प्राची जो मध्य प्रदेश है वर्तमान का एमपी, उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैन थी और कलिंग की तोसली थी। यहाँ के जो नगर थे, प्रथम समिति थी
यानी 6 ठो समितियाँ थी। यहाँ का आर्थिक विस्तार देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य का। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना का एक परिणाम ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था। बताइए मौर्य साम्राज्य कितना अच्छा था कि इस साम्राज्य में लोग जो किसान मजदूर थे उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से पर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पड़ थी। अर्थशास्त्र में इन पड़ों के वेतन मानों का भी उल्लेख मिलता है। न्यूनतम वेतन 60 पड़ होता था जबकि अधिकतम 4800 पड़। धार्मिक स्थिति क्या थी आइए देख लेते हैं इसमें। 6ठी सदी ईसा पूर्व में मौर्यों के उदय के कोई 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप से वैदिक प्रथा से जुड़े थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोई 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चला है, जिससे बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की अपेक्षा अधिक हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उत्तर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने इसका जीवन में उतारने की भी कोशिश की। उसने शिकार करना और पशु की हत्या छोड़ दिया तथा मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना करवाई। उसने ब्राह्मणों तथा विभिन्न धार्मिक पंथों के सन्यासियों को उदारतापूर्वक दान दिया। उसके अलावा उन्हें आराम गृह एवं धर्मशाला, कुएं तथा वावरियों का भी निर्माण करवाया। उसने धर्म महामात्र नाम के पद वाले अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसका काम आम जनता में धर्म का प्रचार करना था। उसने विदेशियों में भी अपने प्रचारक दल भेजे। पड़ोसी देशों के अलावा मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, यूनान, साइरिन तथा एपाइरस में भी उसने धर्म प्रचारकों को भेजा। हालांकि अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर उसने अपने संप्रदायों के प्रति भी आदर का भाव रखता था। सैन्य व्यवस्था जो थी, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैन्य थी। सैन्य विभाग का अधिकारी सेनापति होता था, जिसे लगभग 48,000 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। इसे 2,000 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता था। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि मौर्यों के पास 9 सेना भी थी। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी। सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। प्रथम समिति जो है जल सेना की व्यवस्था थी। द्वितीय समिति में यातायात एवं रसद की व्यवस्था थी। जो तीसरी समिति थी पैदल सैनिकों की देखरेख होती थी उसमें। और चतुर्थ समिति में अश्वारोहियों की सेना की देखरेख होती थी। और पंचम वाले में गज सेना की देखरेख, गज यानी हाथी। 6वीं में रथ सेना की देखरेख होती थी। अब देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य सम्राट की मृत्यु 273 से 236 ईसा पूर्व के उपरांत लगभग 2 सदियों से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई भी कितना भी बड़ा विश्वास पात्र क्यों न हो, फिर भी कोई भी काम करना हो तो अपने खुद सोच के करना चाहिए, किसी पे विश्वास करके नहीं। पतन के कारण बने अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की धर्म नीति
और अमात्यों के अत्याचार, ये मौर्य वंश के पतन के कारण बने। मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक स्थल को देख लेते हैं। जो मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं, उनमें से कुछ मुख्य अशोक के अभिलेख भी हैं। पटना पाटलिपुत्र पास कुमारी या कुम्भहार परिसर में अशोककालीन भग्नावशेष पाए गए हैं। अशोक के स्तंभ तथा शिलालेखों के उपदेश इसमें हैं। ये सारनाथ परिसर से है लिया गया है। अशोक ने अपने स्तंभों के अंकन के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियों का प्रयोग किया और संपूर्ण देश में व्यापक रूप से लेखन कला का प्रचार हुआ। धार्मिक स्थापत्य और मूर्तिकला का अभूतपूर्व विकास अशोक के समय में हुआ। परंपरा के अनुसार उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इनमें से ऋषिपत्नम सारनाथ में उनके द्वारा निर्मित धर्मराजिका स्तूप का भग्नावशेष अब भी द्रष्टव्य है। मौर्यों का कुल और वंशज। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का कुल। चंद्रगुप्त पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय मौर्य कुल में उत्पन्न हुए थे। मुद्रा राक्षस नामक संस्कृत नाटक चंद्रगुप्त को वृषल कहता है। वृषल के 2 अर्थ होते हैं। पहला धर्मलोपक अर्थात धर्म के प्रति उदासीन, और दूसरा धर्मश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। ये हैं वंशावली देख लेते हैं। वंशावली में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने। पहले मौर्य साम्राज्य में, फिर बिंदुसार हुए, उनके बाद अशोक महान हुए, फिर दशरथ मौर्य हुए, फिर संप्रीति मौर्य हुए, उसके बाद शालीसुख हुए, फिर देववर्मन हुए, शतधन्वन मौर्य हुए और फिर बृहद्रथ मौर्य हुए। कुछ जानकारियाँ ये देख लेते हैं। जनपद प्राची, ये मगध साम्राज्य था। ये बिंदुसार हैं, ये इनका साम्राज्य। बिहार का प्राचीन इतिहास भी देख लेते हैं और एक संदर्भ भी देख लेते हैं। ये मौर्य साम्राज्य के से रिलेटेड कुछ विकिपीडिया हैं। मौर्य साम्राज्य जो था अति सुदृढ़ शक्तिशाली था। मौर्य साम्राज्य का इतिहास भी बहुत रोचक रहा है। ये जो मैप दिख रहा है, इसमें मौर्य साम्राज्य में जब साम्राज्य हुआ करता था उस समय ये पूरे जितने भी दिख रहे हैं इस पे मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ करता था। ये विकिपीडिया के मुताबिक हम दिखा रहे हैं। मौर्य राजवंश देख लीजिए। ये अपना भारत है, भारत का नक्शा है। ये गांधार है, कोसला है, ये मगध है, ये सिंध है, अस्माका है, वे ऑफ बंगाल। जो अपना भारत का नक्शा है उस पर आप देख सकते हैं। पहले के ज़माने में जो मौर्य साम्राज्य था इतना विशाल साम्राज्य था, इसीलिए सम्राट अशोक को जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के नाम से भी पुकारा जाता है। ये विश्व विजेता भी रहे हैं। इन्हीं का नाम, ये विश्व विजेता के नाम से भी प्रसिद्ध है। मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य की गाथा आप मौर्य वंश के इतिहास के बुक में पढ़ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और उनके बाद सम्राट अशोक हुए। तमाम जानकारियां हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड मौर्य कला लिखा है कोई, भूमिका विस्तार, साहित्य,
तमाम हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित। ये महान सम्राट अशोक हैं। मधुकर पीपलायन जो बुक है उसमें आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये हमारे सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक महान की विजेता से करुणा तक की कहानी जीवन गाथा में भी आप पढ़ सकते हैं। सम्राट अशोक के बारे में जितना कहें तो कम ही है। अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व वैशाख प्रथम अष्टमी में हुआ था। सम्राट अशोक क्लब भारत ने ये पोस्ट कर रखा है। आप सभी देशवासियों को भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के 2369वें जन्म दिवस दिनांक 1 मई 2024 दिन बुधवार, ये देखिए सम्राट अशोक क्लब की तरफ से निवेदन किया गया है। जय अखंड भारत, जय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के 2365वें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई व धम्म कामनाएं दी गई हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य में जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस समय मौर्य साम्राज्य बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। ये तो सम्राट अशोक जब राजा हुए और कलिंग युद्ध हुआ तो उन्हें कुछ बुरा लगा, जिसके वजह से वो शांति के तरफ बढ़े। इसी वजह से उन्होंने इस धर्म को अपनाया। सम्राट अशोक जो थे ये बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप मौर्य हैं तो आपको भी बौद्ध धर्म अपनाना ज़रूरी है। नहीं, आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, स्वेच्छा से मान सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। हमारा देश ऐसा देश है कि जहाँ पे कोई भी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया। हम लोगों का जो देश है ना, बहुधार्मिक देश है। यहाँ तमाम धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप जिस धर्म को मानना चाहें ना आप मान सकते हैं।